रानी दीदी, वो सम्राट जी ने अरुण भाई के घर को जला दिया और उसमें अरुण भाई और उनकी माँ जिंदा जल के मर गई। बाबा, बाबा उठो ना बाबा, बाबा मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते बाबा। विक्रम बाबा, अब बड़े साहब कभी नहीं उठेंगे। वो आजाद हो चुकी है, उसके हाथों इसकी मौत हुई है। वो वापस आ चुकी है और उसने कहा था कि वो इस गांव को शमशान बना देगी। मैं सबके मुंह से बस एक ही बात सुन रहा हूँ कि वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अरे कौन आया है, कोई बताएगा मुझे? ये हो क्या रहा है हमारे गांव के अंदर? बड़े बाबा शहर में सच पता लगाने के लिए ही तो गए थे, लेकिन वहाँ से उनकी लाश वापस आई है। तो तू आ ही गया अपनी मौत का बदला लेने के लिए। तो तूने मुझे पहचान लिया, पहचान गई मेरी रूह को। रात के करीब 11 बज रहे थे। गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज आती है। कौन है यहाँ पर? वो आदमी पीछे पलट कर देखता है, पर सिवाय काले अंधेरे और कोहरे के अलावा कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो आगे की तरफ निकल जाता है। कुछ दूरी चलने पर उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे एक खुशबू आती है। ये खुशबू तो। आदमी इधर उधर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन तभी चांद की रोशनी धरती पर पड़ती है और इस आदमी की नजर जमीन पर पड़े रात की रानी के फूल पर जाती है। उस फूल को देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आ गई। आज फिर किसी मासूम की जान जाएगी, फिर कोई मारा जाएगा उसके हाथों। उस आदमी के चेहरे पर डर की शिकन साफ नजर आ रही थी। उसके माथे का पसीना साफ साफ कह रहा था कि कुछ तो है जो इस गांव को शांति से नहीं रहने देता। वो आदमी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ना जाने कौन है ये, कितनी बुरी तरह से इसकी मौत हुई है। सही कह रहे हो भैया, ना जाने ये कौन है। अरे इसका तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन है। इसको तो कितनी गंदी मौत मारा है। उस लाश का चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था। उस लाश को देख साफ पता चल रहा था कि उसको किसी ने बेरहमी से नोच नोच कर मारा है। उसका शरीर पीला पड़ा हुआ था, जैसे मानो उसके शरीर का खून कोई चूस गया हो, क्योंकि उसकी लाश की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए गांव के लोग खुद ही उसका अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ गांव में एक के बाद एक मौत होने लगती है। रामगढ़ में कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं औरतें बाहर चारपाई पर बैठी अलग अलग काम कर रही थी। वहीं रामगढ़ में सम्राट की हवेली में विक्रम अकेले छत पर बैठ कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है और चौंकते हुए विक्रम पीछे पलटता है, जहां वो अपने एक नौकर को देख उससे कहता है कि काका, अरे काका, आपने डरा दिया था मुझे। विक्रम बाबा आज आप जल्दी उठ गए तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपके लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट ले आए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि आप मेरा खाना यही ले आए। लगा दीजिए, मैं खा लेता हूँ। वैसे काका, बाबा कब तक आएंगे? पता नहीं बाबा, जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन लग जाएंगे आते आते। तब तक मैं आपका ख्याल रखूं। अच्छा काका, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बाबा, कहिए ना। इस गांव में आजकल हो क्या रहा है? अब मेरा मतलब है कि गांव में अचानक से मौतें होने लग गई। ऐसा क्यों? कोई बात है क्या? ये तो भगवान ही जाने, पर हमको लगता है कि इस गांव में किसी बुरी शक्ति का साया है जो इस हवेली से जरूर जुड़ा हुआ है। अरे काका, आप भी ना,
सठिया गए हो सच में। कैसी बातें करते हो? ये भूत प्रेत साया वाया, ये बुरी शक्तियाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब इंसान के दिमाग का वहम होता है। हमको तो जो पता था वो हमने बता दिया। खैर, आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर दीजिए। काका तो वहां से चले जाते हैं। विक्रम के जहन में काका की बात रह जाती है। कुछ देर बाद विक्रम अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर अपने कमरे में जाता है, जहां उसको एक बेहद अनोखी खुशबू आती है। वो खुशबू विक्रम को मानो अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। विक्रम भी उस खुशबू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुशबू आ कहां से रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और ये खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ क्यों रही है? विक्रम उस सुगंध को सूंघ कर मदहोश हो रहा था। तभी उसका फोन बजता है। उसके फोन बजते ही विक्रम नॉर्मल हो जाता है और अपना फोन लिए तो वहां से चला जाता है। बहन, ये जो गांव में मौतें हो रही है ना, उसको देखकर तो बस ऐसा लग रहा है कि वो वापस आ गई है। ऐसा मत कहो बहन, अगर वो वापस आ गई तो गांव में तहलका मच जाएगा। अब और कौन सा तहलका मचेगा बहन? देख नहीं रही हो कि गांव में कितनी मौतें हो रही हैं? अगर ऐसा ही रहा ना तो ये गांव बहुत जल्द ही कब्रिस्तान बन जाएगा। वो दोनों औरतें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ हवेली में काम करने वाली एक औरत जिसका नाम शांति था वो आती है और उन दोनों को बात करता हुआ देख कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने सूचना नहीं दी है क्या? हमें अभी के अभी महल में जाना है। अभी महल में जाना है? पर क्यों? हमने सुना है कि सम्राट की लाश आई है। लाश? क्या? क्या? हाय दैया, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही तो वो खुशी खुशी शहर गए थे, पर फिर अचानक से ऐसे कैसे हो गया? अब पता नहीं बहन, सभी गांव वालों को हवेली में बुलाया गया है, इसलिए जल्दी चलो। बाबा, बाबा उठो ना बाबा। बाबा, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। विक्रम बाबा, अब बड़े साहब कभी नहीं उठेंगे। पर क्यों काका? आपने कहा था ना बाबा आएंगे, तो बोलो ना बाबा को उठे। बाबा, बाबा उठो ना बाबा। समझ नहीं आ रहा किसने मारा साहब को। अरे कौन मारेगा? वही मारी है। वो आजाद हो चुकी है, उसके हाथों इसकी मौत हुई है। वो वापस आ चुकी है और उसने कहा था कि वो इस गांव को शमशान बना देगी। देखना, अब हम सब मरेंगे। अरे चुप रहो, इस समय उसकी बात मत करो, वैसे भी रात हो रही है इतनी। गांव के सभी लोग आपस में बुदबुदा रहे थे। तभी गांव में अचानक एक तेज हवा चलती है। यूं कहें कि गांव में एक ऐसा तूफान आ जाता है जो शायद सब कुछ बर्बाद कर दे। सभी गांव वाले उस आंधी तूफान को देख घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये आंधी तूफान कैसे आ गया? अभी तो मौसम बिल्कुल सही था। चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, वो सच में आ चुकी है। उस औरत की बात सुनकर विक्रम उठ खड़ा होता है और गांव वालों से सवाल करता है। मैं सबके मुंह से बस एक ही बात सुन रहा हूँ कि वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अरे कौन आया है? कोई बताएगा मुझे? ये हो क्या रहा है हमारे गांव के अंदर? मुझे सब कुछ जानना है। बाबा, अब आप अपना गुस्सा शांत कीजिए और अभी इन गाँव वालों की बात पर ध्यान मत दीजिए। पर बाबा, वो है कौन जिसकी बात हर इंसान कर रहा है? छोटे बाबा, इसका जवाब आपको कहीं और नहीं बल्कि आपकी हवेली में ही मिलेगा। अगर आपके पिता जिंदा होते तो आपको उनका जवाब मिल जाता, लेकिन अब तो वे इस दुनिया में ही नहीं है। तुम सब लोग चुप होगे या नहीं? ये कोई समय है क्या इस तरह की बात करने का? काका की फटकार से अब गांव के सभी लोग शांत हो जाते हैं। पर तभी वो आंधी तूफान बंद होता है
उस तूफान के बंद होते ही वहां रात रानी फूल की मध्यम मध्यम खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघ सभी गांव वालों को ये समझते देरी नहीं लगती कि वो जिससे डर रहे थे वो वापस आ गई है, पर कोई भी उस समय उस खुशबू पर ध्यान नहीं देता। पिछली रात ना तो विक्रम सो पाता है और ना ही गांव में कोई व्यक्ति। सुबह होते ही अब सभी गांव वालों के साथ मिलकर विक्रम अपने पिता की चिता को अग्नि देने जाता है। बाबा बाबा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए बाबा? बाबा ऐसा कौन सा काम आ गया था जिसके लिए आपको मुझे बिना बताए शहर जाना पड़ा और आप वापस ही नहीं आए? विक्रम खुद को संभाल नहीं पाता, पर तभी वहाँ काका और गांव के लोग विक्रम को संभालते हैं। विक्रम अपने पिता की फोटो देख रहा था, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। विक्रम जब पीछे देखता है तो उसे एक धुआं दिखाई पड़ता है, पर वो कुछ ही देर में गायब हो जाता है। ये क्या था? काका। जी बाबा, आपने मुझे रोका? मैंने आपको रोका क्योंकि मुझे आपसे सच जानना है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर कौन है वो जिसके कारण गांव के लोग दहशत में हैं? ऐसा कौन है जो इस हवेली से जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा सच है जो मुझसे छुपा हुआ है? विक्रम बाबा, मुझे पहले ही लग रहा था कि आपको सच बताना सही नहीं है, क्योंकि बड़े बाबा शहर में सच पता लगाने के लिए ही तो गए थे, लेकिन वहां से उनकी लाश वापस आई है। अब आप मुझे आपको सच बताने के लिए बोल रहे हैं, पर अब मुझे आपको सच बता ही देना चाहिए। रामगढ़ में सम्राट अपनी बहन रानी के साथ रहा करते थे। हवेली के साथ साथ सम्राट ने गांव की जिम्मेदारियां भी बखूबी संभाली हुई थी। सभी लोग सम्राट से काफी खुश थे। ऐसे ही एक दिन रानी अपने कमरे की खिड़की से माली को देख रही होती है। अरुण, अरुण। जी रानी जी, आपने मुझे आवाज दी? हाँ, वो रात रानी के फूल चाहिए, जरा उन्हें हमारे पास लेकर आना। रानी की बात सुनकर अरुण रात रानी के फूल को लिए रानी के कमरे में जाने लगता है, पर तभी सम्राट अरुण को फूल ले जाते देख लेता है, जिस पर सम्राट अरुण को रोकते हुए कहता है, अरुण, तुम ये रात रानी का फूल रानी के कमरे में क्यों लेके जा रहे हो? वो रानी जी ने रात रानी का फूल मंगवाया है, इसलिए मैं इस फूल को उनके कमरे में लेकर जा रहा हूँ। अरुण, दरवाजा बंद करो और मेरे पास आकर बैठो। अरुण, भाई मेरी शादी की बात कर रहे हैं, पर मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रानी, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ नहीं मांग सकता, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरे लिए कभी भी नहीं मानेगा, और मैं तुम्हारे यहाँ एक माली हूँ, और एक राजपूत खानदान की लड़की भला माली से कैसे शादी कर सकती है? पर सच तो ये भी है ना अरुण, कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ रानी, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है भागना, पर अगर हम भागेंगे नहीं तो हमारा मिलन नामुमकिन है। पर अगर भाई को पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम पैसे और गहने लेकर स्टेशन पर आ जाना। पर तभी वहाँ सम्राट आ जाता है, और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अरुण की बाहों में रानी है। ये देख सम्राट अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता, और वो अरुण को घसीटते हुए हवेली के बाहर ले जाता है और उसे खूब मारता है, उसे धमकी देकर छोड़ देता है। रानी और माली के प्यार के बारे में अब पूरा गांव जानता था। पूरा गांव अब आपस में बातें कर रहा था। ये देख सम्राट गांव वालों को डराते हुए सभी तक ये सूचना पहुंचाता है।
अगर कोई भी मेरी बहन और उस माली के बारे में बात करेगा तो मैं उसको इस गांव से निकाल दूंगा। सम्राट की धमकी से अब सभी गांव वाले चुप हो जाते हैं और सम्राट अपनी बहन को भी समझाते हुए कहता है, देख रानी, मैंने तेरा बुरा कभी नहीं चाहा, इसलिए मैंने उससे तुझे दूर किया। मैं जानता हूँ कि वो कितना घटिया और नीच किस्म का इंसान है। मैं नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी बर्बाद करे वो। पर भैया, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। बस रानी, अगर तूने अब और उसके बारे में बात करी तो मैं उसको जान से मार दूंगा। रानी दीदी, वो सम्राट जी ने अरुण भाई के घर को जला दिया और उसमें अरुण भाई और उनकी माँ जिंदा जल के मर गई। नहीं। रानी अब भागते हुए अरुण के घर की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि पूरा गांव उसके घर के आगे खड़ा है, यहाँ तक कि सम्राट भी। जिसके बाद रानी गुस्से में उसके घर की तरफ बढ़ती है और, भैया, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं अरुण से अलग हुई तो आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरे प्यार को मुझसे अलग कर उसे मार डाला। और ये गांव वाले ये मंजर देखते रहे। पर कोई बात नहीं, मैंने अपने अरुण से बहुत प्यार किया था। मेरा अरुण जहाँ जाएगा वहीं मैं भी जाऊंगी। मैं जीते जी तो अरुण की नहीं हो सकी, पर हाँ, मरने के बाद मैं उसकी जरूर हो जाऊंगी। रानी, जैसा तू सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ भैया। आपने मुझसे मेरा प्यार छीना है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने प्यार का बदला लेने वापस आऊंगी। मैं अभी तो अपने शरीर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर दोहरा रही हूँ, मैं अपने प्यार की मौत का बदला लेने वापस आऊंगी। और जब वापस आऊंगी तो इस गांव पर मौत का कहर बन के बरसूंगी। इस गांव को शमशान बनाना ही मेरा मकसद होगा। तब से सम्राट उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाए थे। उन्होंने अरुण को नहीं मारा था, ये बात बस वो और मैं ही जानते थे। लेकिन गांव वालों और रानी दीदी को लगा कि अरुण को सम्राट बाबा ने मारा है। पर जब रात रानी की खुशबू और इस गांव में मौतें होने लगी तो बड़े बाबा समझ गए कि रानी दीदी आ गई है, क्योंकि उन्हें रात रानी के फूल और इत्र बहुत पसंद थे। एक दिन वो घर में बैठे थे, तभी उनके पास एक जली हुई औरत आई और ना जाने उन्होंने बड़े बाबा को क्या कहा। उसकी बात सुनकर बड़े बाबा शहर गए और वापस आए तो इसका मतलब है बाबा कुछ ऐसा पता चला है जिसे गांव वाले ही नहीं, बुआ भी अनजान है। बेटा विक्रम, मैं यहाँ तेरे पास इसलिए नहीं आया ताकि तुम मुझसे डरे, बल्कि मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तू शहर जाकर अरुण को ला सके। पर बाबा, वो तो मर चुका है ना? नहीं, वो उस रात मरा नहीं था, बल्कि उस रात तो अरुण और उसकी माँ की जगह उसके दोस्त की मौत हुई थी। अरुण झूठा था, वो इस हवेली को हथियाना चाहता था, इसलिए उसके दोस्त उसकी माँ ने उसे समझाने की भी कोशिश करी थी। बस यही कारण था कि उसने खुद अपनी माँ और अपने दोस्त को जिंदा जला दिया। हम सबको ऐसा लगा कि अरुण और उसकी माँ मरी है, लेकिन उसकी माँ मरी नहीं थी, वो जिंदा बच गई थी। उसकी माँ ने मुझे खुद बताया कि अरुण अभी शहर में है, और जब मैं उसे पकड़ने गया तो उसने मुझे भी मरवा दिया। अगली सुबह विक्रम शहर निकल जाता है और अरुण की तलाश करता है, जहां उसे अरुण मिल जाता है। विक्रम उसे बहला फुसलाकर गांव ले आता है। रात होते ही गांव में एक बार फिर रात रानी की खुशबू फैल जाती है, पर इस बार सभी गांव वाले अपने घर में नहीं बल्कि बाहर थे। तो वहीं जिंदा अरुण को देख रानी पूरे गांव वालों के सामने आ जाती है। अरुण, तुम जिंदा हो? रानी की आत्मा को देख अरुण को अब सब समझ में आ जाता है और बिना कुछ बोले वो वहां से भागने लगता है, पर तभी गांव वाले उसको पकड़ लेते हैं।
आप कहाँ चल दिए? बुआ को सच्चाई कौन बताएगा? सच सच बताओ बुआ को, वरना। विक्रम का गुस्सा और रानी की आत्मा देख अरुण हाथ जोड़ लेता है और माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दो रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे भाई को मैंने मारा। और ये सुनते ही रानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। तूने मेरे प्यार का फायदा उठाया। मैंने तुझसे प्यार किया था और तूने क्या किया? तूने मेरे प्यार का गला घोंट दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि तू मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करता है, तो शायद जो मैंने आज से 25 साल पहले कदम उठाया था वो मैं कभी ना करती। तेरी वजह से मैंने अपने भाई से नफरत करी। तेरी वजह से मैंने इस गांव में लाशें बिछा दी, सिर्फ तुझे इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन अब बस, अब और नहीं। रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे? हाँ, माफ कर दो। ठीक है, तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारने के बाद। इतना कहकर रानी अरुण को बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है, जिसके बाद वो सभी गांव वालों से कहती है, गांव वालों, अब आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई बेगुनाह है। मैं नहीं जानती थी मेरा प्यार बेवफा है। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मैंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आज से मेरा आपसे वादा है। आज तक रात रानी आपको डराती थी, लेकिन अब इस रात की रानी का आप लोगों से वादा है कि आज के बाद ये रात रानी आपकी रक्षक बनेगी। रात के सन्नाटे में पूरा रामगढ़ सो रहा था। विक्रम भी अपनी हवेली में आराम से सो रहा था, पर तभी उसके कानों में एक आवाज आती है और उस आवाज से विक्रम की आंखें खुल जाती हैं। विक्रम जब उठता है तो वो देखता है कि उसकी खिड़की खुली है और बाहर काफी तेज हवा भी चल रही है, जिसके बाद विक्रम अपने कमरे की खिड़की को बंद करता है और एक बार फिर से सोने के लिए चला जाता है। पर इस बार उसको नींद नहीं आती, वो करवटें लेने लगता है। उस आदमी को देख विक्रम पसीने से तरबतर हो चुका था। जैसे ही वो आदमी विक्रम पर हमला करने जाता है, वैसे ही विक्रम काफी तेज चीखता है। ये सपना कितना अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई मुझे मारना चाहता है। विक्रम अब एक लंबी सांस भरता है और पास में रखे ग्लास के पानी को भी पीकर वो दोबारा सोने जाता है। विक्रम अपने कमरे में बैठा अपनी बचपन की फोटोज देख रहा था। तभी वहाँ काका आते हैं। छोटे बाबा, आपको सम्राट बाबा की याद सता रही है? हाँ काका, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। देखिए ना, बचपन में हम लोग कितने खुश रहा करते थे। अब बाबा मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन काका, आप नीचे पाँव के पास क्यों बैठे हो? मेरे साथ बैठो ना। कैसी बात कर रहे हो छोटे बाबा? मैं इस घर का नौकर हूँ और मालिक के बराबर बैठने की औकात नहीं है मेरी। काका, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप जानते हो ना। फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। अगर ऐसी बात आप करोगे ना तो मुझे बुरा लगेगा। विक्रम की बात सुनकर काका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले से लगा लेता है। शांति
कुएं से पानी भरकर मटका अपने सर पर उठाती है और वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। पर तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। कौन है जो हमको आवाज लगाया है? शांति ये बात बोलती ही है कि तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। उस आवाज को सुन शांति को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। देखो, हम जानते हैं कि कोई हमसे मजाक कर रहा है, पर हमको मजाक जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए शांति को शांति से बता दो कि आखिर है कौन। शांति ये बात बोलती ही है कि तभी उसको रात रानी के फूल की खुशबू आती है। उस खुशबू को शांति को ये समझते देरी नहीं लगती कि वहाँ कोई उसके साथ मजाक नहीं कर रहा। कौन हो तुम? रानी दीदी आप हैं क्या? शांति के बार बार पूछने पर भी उससे कोई कुछ नहीं बोलता और उसे बस किसी के हंसने की आवाज आती है। शांति पूरी तरह से डर चुकी थी। वो वहां से जाने लगती है, पर तभी उसके मटके पर एक पत्थर आता है, जिस कारण शांति का मटका फूट जाता है। साथ साथ ऐसी अजीबोगरीब हरकत देख शांति वहां से भागने लगती है, पर तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। रानी दीदी, अगर आप हैं तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने तो कहा था ना कि आप हमारी रक्षक बनेंगी। तुम हमें छोड़ दो। शांति आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले वो धुआं शांति के चेहरे को घेर लेता है और उसकी जान ले लेता है। हे भगवान, ये शांति बहन को कौन मार दिया? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कौन मार दिया? अरे उधर देखो, शांति बहन के पास रात रानी का फूल रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं, हमें नहीं लगता कि उसने शांति को मारा होगा। अरे उसने तो कहा था कि वो हमारी रक्षा करेगी। गांव के सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां विक्रम आता है और शांति की लाश देख वो भी हैरान हो जाता है। आखिर शांति काकी को मारा किसने? विक्रम बाबा, इनकी लाश के आगे रात रानी का फूल रखा हुआ है। कहीं रानी दीदी ने तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुआ ने तो वादा किया था कि गांव वालों की वो रक्षक बनेंगी, तो वो भक्षक कैसे बन सकती है? विक्रम बाबा, अभी हमारे पास ये सारी बात करने का समय नहीं है। सूरज ढले उससे पहले हमें शांति की लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्यास्त हो गया तो हम इनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे और लाश को रात में रखना सही नहीं है। एक किसान जो देर रात अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। किसान पीछे पलट कर देखता है, लेकिन उसे पीछे कोई नजर नहीं आता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो? लेकिन मुझे क्या, मुझे घर जाना है, जल्दी से घर जाता हूँ। किसान आगे बढ़ता कि तभी उसे रात रानी के फूल की खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघ किसान के माथे पर डर की शिकन आ जाती है और वो डरते हुए पीछे पलटता है, जहाँ उसे रात रानी का पौधा दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो रात रानी का पौधा है। ये यहाँ अचानक से कैसे आया?
अरे मोहरी मैया, ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे भागो भागो! अरे क्या हुआ? अरे किसने मुझे रोका हुआ है? अरे मुझे जाने दो! अरे छोड़ो मुझे! किसान वहाँ से भागता, पर उससे पहले एक अदृश्य शक्ति उसको हवा में पटक देती है और किसान दूर जा गिरता है। तभी एक धुआं उसके अंदर समा जाता है। विक्रम बाबा! अरे चाचा जी, आप यहाँ आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनवाता हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे तो आपका खून पीना है। विक्रम ने अब तक किसान की ओर नहीं देखा था और किसान की बात सुनकर विक्रम उसकी बात को मजाक में ले जाता है, पर किसी की आंखों में खून सवार था। वो अपने हाथ में चाकू लिए विक्रम की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो विक्रम के पास उसे मारने जाता है, तभी वहाँ काका आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, छोटे बाबा! चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप तो। मैं भला मजाक क्यों करूंगा? मैं तेरा खून पीने आया हूँ और तेरा खून पी जाऊंगा और तुझे मारकर अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी जान लूंगा। काका, काका, आप ठीक तो है ना? मैं तेरा काका नहीं, तेरी मौत हो। विक्रम अपने काका के पास जाने लगता है, पर काका को वो बात याद आ जाती है जब विक्रम ने उसे अपना कहा था। तभी काका विक्रम को धक्का देते हुए कहते हैं, विक्रम बाबा, आप जाओ यहाँ से, मैं इस बुरी आत्मा को नहीं संभाल पा रहा हूँ, ये मुझे काबू में कर रही है, आप जाओ यहाँ से। काका की बात सुनकर विक्रम भागने लगता है और भागते भागते गांव के बीचों बीच आ जाता है। गाँव वालों, बाहर आओ और देखो तुम्हारे करता धरता का क्या हाल किया है मैंने। विक्रम बाबा! दूर रहो, अगर किसी को अपनी जान प्यारी है तो इससे दूर रहो, वरना वो भी मेरे हाथों से मारा जाएगा। विक्रम गांव में भागने लगता है, पर तभी वो रात रानी के पौधे के पास जा गिरता है और वो उस पौधे को अपने हाथ में लिए अपनी बुआ रानी को याद करता है। गाँव वालों, अब आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई बेगुनाह है। मैं नहीं जानती थी मेरा प्यार बेवफा है। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मैंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आज से मेरा आपसे वादा है। आज तक रात रानी आपको डराती थी, लेकिन अब इस रात की रानी का आप लोगों से वादा है कि आज के बाद ये रात रानी आपकी रक्षक बनेगी। बुआ, बुआ, मुझे आपकी जरूरत है, बुआ, बुआ। विक्रम जैसे ही अपनी बुआ को याद करता है, वैसे ही रानी की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है और वो विक्रम को ऐसे जमीन पर पड़ा देख उसे उठाती है और काका की तरफ देख उसे ये समझते देरी नहीं लगती कि काका के अंदर किसी की आत्मा है। विक्रम, उठो। तो तू आ ही गया अपनी मौत का बदला लेने के लिए। तो तूने मुझे पहचान लिया, पहचान गई मेरी रूह को।
सही कहा तूने, रूह ने रूह को पहचान लिया है। और वैसे भी मैं तुझे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। मुझसे एक बार गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार वही गलती दोहराऊंगी। क्या आप जानती है ये है कौन? हाँ विक्रम, ये वही है जिसकी वजह से मैंने अपनी जान दी, जिसकी वजह से मैंने न जाने कितने मासूमों की जान ली। और तो और इसने मेरे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब और नहीं, आज इसका अंत होकर रहेगा। तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बिगाड़ तो मैं तेरा बहुत कुछ सकती हूँ मूर्ख। अभी तूने मेरी ताकत देखी ही कहाँ है। उतना बोलते ही रानी अपनी आंखें बंद करती है और एक रोशनी निकाल काका के ऊपर फेंकती है। उस रोशनी के जाते ही अरुण की आत्मा काका को छोड़ देती है। रानी और अरुण के बीच युद्ध शुरू होता है और आखिरकार रानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसको हरा देती है। अरुण की आत्मा एक धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से हमारी जान बचाई। मैंने आप सभी को वादा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। बस मुझे याद करना। मैं यही बात फिर दोहरा रही हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी जरूरत हो, तब आप मुझे याद करना। मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। इतना बोलकर रानी की आत्मा वहां से फिर गायब हो जाती है और एक बार फिर रामगढ़ शांति से रहता है।